ये कहानी है निधि की, जिसने अपने मायके में कभी कोई कमी नहीं देखी। वो अपने मायके में हमेशा ही ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी आने वाली जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। निधि शादी लायक हो चुकी थी और उसकी माँ उसके लिए लड़का भी देख रही थी। जल्दी निधि का रिश्ता वरुण नाम के एक लड़के से पक्का हो जाता है और उसकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद वो घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। एक दिन निधि की सास सुमित्रा निधि के पास आती है और उससे कहती है, निधि बहू, तुम कितना काम करती हो। अरे कभी इन कामों को छोड़कर अपनी सास को भी समय दे दिया करो। माँ जी, बस काम खत्म होने ही वाला है। थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ और आपके पैरों को दबाती हूँ। हे भगवान, अभी भी तू मेरी सेवा की ही सोच रही है। अरे बहू, मैं तुझे आराम करने को कह रही हूँ, ना कि काम। लो माँ जी, मैंने घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर दिया है और आपके पास आ गई मैं। अच्छा किया बहू, जब से तू मेरे घर में आई है तब से मैं देख रही हूँ कि तू घर में ही व्यस्त रहती है, साथ ही तू मुझे भी टाइम नहीं देती। चल, मुझे समय नहीं दे रही वो चलेगा, लेकिन मैंने देखा है तू और वरुण एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। कोई बात है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वरुण जी अभी अपने काम में थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं। वो रात को थके हारे आते हैं और मैं उन्हें परेशान करना जरूरी नहीं समझती। सच में तुम दोनों ना मोटी बुद्धि ही रहोगे। अरे मैं तुम्हें कुछ और कह रही हूँ, तुम समझ कुछ और रहे हो। सीधे सीधे शब्दों में कह रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, ये नहीं कि इस घर के काम को छोड़कर तुम दोनों कहीं बाहर घूमने जाओ। लेकिन माँ जी, हम घूमने कैसे जा सकते हैं? आप तो जानती हो ना, वरुण जी को छुट्टी नहीं मिलेगी। और वैसे भी शादी के समय उन्हें छुट्टी मिल गई और उनके ऊपर अभी कितना प्रेशर है, ये तो सिर्फ वही जानते हैं ना। निधि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे काम का ज्यादा प्रेशर है, लेकिन मुझे अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए। माँ और तुम दोनों पे मुझे ध्यान देना चाहिए। मतलब ये है मेरा कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं, वो भी मनाली। अरे, अगर हम दोनों मनाली जा रहे हैं तो माँ जी का क्या? माँ जी अकेली रहेंगी यहाँ पर? अरे मेरी भोली बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, इसलिए मैं कहीं घूमूं या ना घूमूं फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। सुमित्रा और वरुण की बात सुनकर अब निधि भी बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो अपना सामान पैक करके अपने पति के साथ मनाली के लिए निकल जाती है। मनाली में दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद वो घर आ रहे होते हैं, तभी वरुण और निधि की कार का एक्सीडेंट हो जाती है। इस कार एक्सीडेंट में निधि तो बच जाती है, लेकिन वरुण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और जब ये बात निधि को पता चलती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब निधि का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। ये देखकर उसकी सास को बहुत ही दुख होता है और एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन विमला उनके घर आती है। विमला न सिर्फ उनके पड़ोसन थी, बल्कि एक अच्छी दोस्त भी थी। जहाँ वो निधि को ऐसे बच्चों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर उससे कहती है, सुमित्रा बहन, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई है। देखो ना, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारा बेटा भी गया और तुम्हारी बहू की मानसिक हालत भी खराब हो गई। अब क्या बताऊं बहन, भगवान को शायद मेरे घर में खुशियां मंजूर ही नहीं थी, तभी तो पहले उसने मेरे पति को छीना और अब मेरे बेटे को। मेरी बहू की हालत ऐसी हो गई है कि सुमित्रा बहन, मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी बहू का इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में करवा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अगर सही से बहू का इलाज नहीं होगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ विमला, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अगर मैंने सारी सेविंग बहू के इलाज में डाल दिए, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? बहू की दवाइयाँ कैसे आएगी? सुमित्रा, तू इतना क्यों सोच रही है? अरे तू अपने हाथों का कमाल क्यों नहीं दिखाती है? वैसे भी तू तो इतना अच्छा खाना बनाती है। वो बात बिल्कुल सही है विमला, लेकिन मैं खाना बनाऊंगी कहाँ? तू तो जानती है ना कि घर में ढाबे जैसा खाना नहीं बन सकता। ढाबे के लिए खाना बनाने का मतलब है एक बड़ा सा स्पेस, और वो जगह मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? तू चिंता मत कर सुमित्रा, मेरे पास एक जमीन है,
तो उसमें अपना एक छोटा सा ढाबा खोल ले। पीछे खाना बनाइयो और आगे कस्टमर को खाना सर्व करियो। जब तेरा ढाबा अच्छा चल जाए तो तू मुझे मेरी जमीन का किराया दे दियो। विमला की बात सुनकर सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जैसा विमला कहती है वैसा ही सुमित्रा करती है। विमला एक लकड़ी का ढाबा बना देती है और ढाबे को चालू हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी बरसात का मौसम आता है और झमाझम बारिश आती है, जिस वजह से उनका ढाबा नहीं चल पाता, क्योंकि लकड़ी का ढाबा बारिश की वजह से लीक करने लगा था। हे भगवान, मेरे ऊपर पहले ही मुसीबत कम थी क्या, जो आपने और बारिश करके मेरे दुखों को बढ़ा दिया। अगर ये ढाबा नहीं चला तो मैं अपनी बहू का इलाज कैसे करवाऊंगी, मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगी भगवान जी। क्या हुआ सुमित्रा, तू इतनी परेशान क्यों है? अब परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ विमला। देखना, तेरे कहने पर मैंने अपना ढाबा खोला। मेरे ढाबे को कुछ ही समय हुआ, वो चलना शुरू हो ही रहा था कि भगवान ने एक बार फिर मेरे साथ नाइंसाफी कर दी। लगातार बारिश आने की वजह से मेरा ढाबा लीक होने लगा, जिस कारण ना तो लोग मेरे ढाबे पर आ रहे हैं और ना ही मेरी बिक्री हो रही है। अगर यही हाल रहा तो। इतना बोलते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी आंखों में आंसू बहता देख विमला उसकी आंखों को पोंछती है और उसको आइडिया देती है। सुमित्रा, तेरा समय खराब चल रहा है, इसलिए शायद तू कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रही है। तो इस ढाबे के लीकेज को बंद भी तो कर सकती है ना। लेकिन वो कैसे विमला? विमला उसके कानों में कुछ कहती है, तभी सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद सुमित्रा रंग बिरंगे कागज खरीद लाती है और अपनी लकड़ियों पर उन कागज को चिपका देती है और इस तरह कागज वाला ढाबा काफी सुंदर दिखाई पड़ता है। क्योंकि बारिश का समय था, इसलिए कागज भी उस बारिश में गीला हो जाता है। तभी सुमित्रा अपना दिमाग चलाती है और अपने ढाबे की चारों तरफ पन्नी चढ़ा देती है, जिस कारण उसका ढाबा न सिर्फ सुंदर लगता है बल्कि टिकाऊ ढाबा भी बन जाता है। सुंदरता देखकर लोग उसके पास भी आते और ढाबे का खाना खाते। साथ ही सुंदर ढाबे के साथ साथ वो खाना भी अच्छा बनाती थी, जिस वजह से ढाबा काफी अच्छे से चल पड़ा था और सुमित्रा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी थी। साथ ही अपनी बहू का इलाज भी करवाती है। सीमा एक कम उम्र की औरत थी जिसके पति रोहन का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जब सीमा के पति का अंतिम समय था तब उसने सीमा से कहा, सीमा, मुझे माफ कर दो। आज मेरी ही गलतियों की वजह से तुम्हें इस दुनिया में अकेला रहना पड़ेगा। देखो सीमा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? और मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मैंने आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही करूंगी। जैसे ही सीमा अपनी बात खत्म करती है वैसे ही राहुल की मौत हो जाती है। सीमा और राहुल ने प्रेम विवाह किया था, इसीलिए सीमा की सास सीमा को पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन सीमा की सास रजनी सीमा को ताने देते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे को कहा था इस अभागन से शादी मत कर, तेरे साथ सबको ले डूबेगी। लेकिन मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? खा गई चुड़ैल मेरे हंसते खेलते बेटे को। माँ जी, वो आपके बेटे जरूर थे, लेकिन मेरे पति भी थे। उनके जाने के बाद आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी, उनको ये सब पता था। तभी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लेना। अच्छा, मुझे तो नहीं कहा उसने तेरी दूसरी शादी करवाने के लिए। हे भगवान, मेरे बेटे को गुजरे हुए 10 दिन नहीं हुए हैं और ये अभी से अपना रंग दिखाने लग गई है। करमजली, मेरे बेटे की चिता की आग अभी शांत नहीं हुई है, अभी से दूसरी शादी की बोल रही है। माँ जी, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। बात को समझकर बोला कीजिए। हर बात पे ताना मारना सही नहीं होता। हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराती हो। आखिर दुश्मनी क्या है आपसे मेरी? दुश्मनी और तुझसे? अरे बेशरम, दूसरी शादी की बात तू करती है और कुछ कहो तो ताना मारती हो कहती है। करमजली, शर्म कर ले, मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब भोली बन रही है। रजनी को सीमा पहले से ही पसंद नहीं थी, इसी वजह से रजनी अपने बेटे की मौत का कारण सीमा को ही मानती। ऐसे ही एक दिन रजनी सीमा को घर से निकलने को कहती है। देखो सीमा, अब तुम यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और पोटली लेकर यहाँ से निकलो। सुबह सुबह किसी विधवा का मुंह देखना अपशगुन होता है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? वो आपका बेटा था और मेरे पति थे। आप अपने ही बेटे की विधवा बहू को ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो? और रही बात इस घर को छोड़कर जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपके बेटे से मैंने वादा किया था कि मैं इस घर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर अगर तुझे रहना है तो विधवाओं की तरह ही रहना पड़ेगा। वो जैसे रहते हैं, खाते पीते हैं, वैसे ही रहन सहन करना पड़ेगा। अगर ये सब करना मंजूर है तो रह सकती है। माँ जी, आप जैसा कहोगी ना, मैं वैसा ही करूँगी।
रही बात विधवा के जैसे रहना खाना, तो मैं वो सारे नियम करूँगी जो आप मुझे बताओ। रजनी सीमा को कच्चे मकान में रहने देती है। एक वक्त का खाना और जमीन पर सोना, ये सारे नियम बताती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब सीमा अपने मकान के पीछे वाले हिस्से में कुछ सब्जियां उगाती है और उनकी देखभाल करती है। एक रोज सीमा अपनी तुलसी को पानी दे रही थी, तभी उसकी सास बोलती है, तुझे कितनी बार बोला है सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मत लेकर आया कर। तेरी शक्ल देखकर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है मेरा। वैसे ही मनहूस है तू। तेरी शक्ल देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आती है। पता नहीं कैसे पसंद आ गया उसे तेरा ऐसा मनहूस चेहरा। माँ जी, मैं तो तुलसी को पानी देने गई थी। आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं आपके सामने ना आऊँ। मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान में रहे, हमेशा मैं नहीं बताऊंगी तुझे। अब निकल यहाँ से मनहूस शक्ल लेकर। रजनी ताने मार ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन विमला वहाँ आती है और कहती है, क्या हो गया रजनी जी, अपनी विधवा बहू को डांट क्यों रही हो? क्यों बहू, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया क्या? अरे जरा संभल कर रहना अपनी सास से। पता नहीं कब तुम्हें घर से निकालने की योजना बनाए। बस करो विमला बहन, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम। अगर मेरे ज्यादा बोलने से तुमको तकलीफ हो रही है ना, तो मत करो ऐसे काम जिसकी वजह से मेरा मुंह खुले। इतना बोलकर रजनी और विमला चली जाती हैं। कुछ देर बाद सीमा अपने पुराने लम्हों की यादों में खोकर रोने लगती है। तभी उसके घर उसकी सहेली किरण आती है, जिसे देखकर सीमा फूट फूट कर रोती हुई कहती है, किरण, अच्छा हुआ तू आ गई। एक तू ही तो है जो मेरी सच्ची सहेली है। शादी के बाद तुझसे दूर भी हो गई। देखना मेरे साथ क्या हो गया। जिसको मैंने प्यार किया वही मुझे छोड़कर चला गया। अब होनी को कौन टाल सकता है। भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सीमा, तू पहले कितनी सुंदर थी और अब देख खुद को, क्या हाल बना रखा है तूने अपना। कुछ नहीं, आजा बैठना। सीमा, ये क्या है? सूखी रोटी और प्याज। तुझसे तो रोटी खाई भी नहीं जाती थी, तो ये क्या है? वैसे भी तुझे पिज्जा कितना पसंद है और तू हमेशा अपने साथ मेरे लिए भी हेल्दी पिज्जा लाया करती थी, अपने घर से बनाकर। और अब ये मेरा नसीब है और मेरी सास का कहना है, अगर उनके साथ रहना है तो मुझे ऐसे ही जीवन जीना है। मेरे सारे रंग, मेरी सारी खुशियाँ मेरे पति के साथ ही चली गई। ऐसा नहीं होता, जिसको जाना होता है वो चला गया। अब तू एक आदमी के पीछे अपनी जिंदगी ऐसे बिताएगी क्या? तेरी अभी उम्र ही क्या है? किरण, मैं एक विधवा हूँ। किरण सीमा की बात सुनकर उसे हंसाने की कोशिश करती है और उसका मूड ठीक करने के लिए सीमा से कहती है, सीमा, तेरे हाथ का बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया है और मुझे तेरे हाथ का पिज्जा बहुत याद आ रहा है। रुक, मेरे पास आटा और कुछ सब्जियां हैं, मैं उसी से तेरे लिए पिज्जा बना देती हूँ। अगर तुझे खराब लगे तो मुझे माफ कर देना। सीमा अपनी छोटे से खेत से कुछ सब्जियां लेकर आती है और कुछ देर बाद किरण को पिज्जा बनाकर खिलाती है। और तभी किरण सीमा से कहती है, वाह सीमा, मजा आ गया खाकर। मैं तुझे कुछ कहूँ, तू ना एक दुकान खोल ले पिज्जा की, और मेरे पास एक दुकान भी है। अगर तू वहीं पर अपनी पिज्जा की दुकान लगाए करेगी तो तेरी मदद करूँगी दुकान खोलने में। ठीक है, मैं माँ जी से पूछ लेती हूँ। अगर उनसे नहीं पूछा तो बवाल हो जाएगा। मेरी सास नियमों की बहुत पक्की है, शायद ही वो मुझे इस काम के लिए हाँ बोलेंगी। ऐसे कैसे हाँ नहीं करेंगी? तेरी भी रोजमर्रा की जिंदगी है, कुछ खर्चे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे अपनी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। सीमा अपनी सास को पिज्जा की दुकान खोलने के बारे में बताती है, लेकिन रजनी नहीं मानती। लेकिन सीमा अपनी सास की कही बात को नहीं मानती और अपनी सहेली किरण के साथ मिलकर पिज्जा की दुकान खोलती है, जिससे उसको बहुत फायदा होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रजनी के घर सेठ जी आए होते हैं और सीमा उनको बात करते सुनती है। देखिए बहन जी, आपका घर मेरे पास पहले से ही गिरवी है। अगर अब आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, अब आपको बस 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए, नहीं तो मैं आपका ये घर बेच दूंगा। सेठ जी, आपको तो पता है मेरे बेटे का देहांत हो गया है। एक ही बेटा था, वही कमाई करता था। मेरे पास अब दूसरा कोई कमाई का जरिया नहीं है। किसके पास अपने हाथ फैलाऊं? सीमा अपनी सास को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर कमरे में जाती है और पैसे लेकर आती है और सेठ जी के जाने के बाद अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिज्जा की दुकान खोली है और उससे बहुत फायदा भी हो रहा है मुझे। और अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। ये पैसे सेठ जी को दे देना और घर को छुड़वा लो। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना सुनाया और बहुत कुछ बोला,
लेकिन मुसीबत के समय तू ही मेरी मदद करती रही। रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो भी अपनी बहू के साथ पिज्जा की दुकान में उसकी मदद करती है। सीमा का पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए उसकी पिज्जा की दुकान अब जोरों शोरों से चलती है। ऐसे ही दोनों सास बहू अब एक साथ खुशी खुशी रहते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।